हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 3 का भूमंडलीकृत विश्व का गणना का 4th टॉपिक विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण पढ़ेंगे। बच्चों, अभी प्रथम विश्व युद्ध को खत्म हुए समाप्त हुए 2 दशक ही नहीं बीते थे कि दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। इस दूसरे विश्व युद्ध में भी 2 खेमे लड़ रहे थे। एक खेमे में थी ध्रुवीय शक्तियाँ, जिनमें जर्मनी, जापान और इटली शामिल थे, और दूसरे में थे मित्र राष्ट्र। इसमें थे ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। ये युद्ध बच्चों 6 साल तक चला था। यह युद्ध जमीन, हवा, पानी, असंख्य मोर्चों पर लड़ा गया था। इस युद्ध के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 6 करोड़ लोग मारे गए थे, और यह 1939 की वैश्विक जनसंख्या का 30% था। इसमें करोड़ों लोग घायल हुए थे। इस युद्ध ने बेहिसाब आर्थिक और सामाजिक तबाही को जन्म दिया था। क्या ऐसे हालात में पुनर्निर्माण का काम जल्दी होने वाला था? नहीं, इसका काम कठिन और लंबा साबित होने वाला था। युद्धोत्तर काल में पुनर्निर्माण का काम 2 बड़े प्रभावों के साये में आगे बढ़ा था। पश्चिम विश्व में अमेरिका आर्थिक, सामाजिक और सैनिक दृष्टि से वर्चस्व ताकत बन चुका था, और दूसरी तरफ सोवियत संघ भी एक वर्चस्वशाली शक्ति के रूप में उभर चुका था। नाज़ी जर्मनी को हराने के लिए सोवियत संघ की जनता ने बड़ी कुर्बानियाँ दी थी। जिस समय पूंजीवादी दुनिया महामंदी से जूझ रही थी, उसी दौरान सोवियत संघ के लोगों ने अपने देश को एक पिछड़े खेतीहर देश की जगह एक विश्व शक्ति के हैसियत में ला खड़ा किया था, यानी कि सोवियत संघ भी आगे बढ़ चुका था। अब इसका सेकंड पॉइंट आता है जो युद्धोत्तर बंदोबस्त और ब्रेटन वुड्स संस्थान। ये ब्रेटन वुड्स संस्थान क्या था, ये पढ़ेंगे हम इस टॉपिक में। 2 महायुद्धों के बीच मिले आर्थिक अनुभवों ने अर्थशास्त्रियों और राजनीतिज्ञों को 2 अहम सबक दिए थे। वो पहला सबक क्या था? पहला सबक था कि बृहद उत्पादन पर आधारित, यानी कि बड़े स्तर पर जो उत्पादन होता है उस पर आधारित किसी औद्योगिक समाज को व्यापक उपभोग के बिना कायम नहीं रखा जा सकता। यानी कि हम अगर उत्पादन कर रहे हैं तो उसकी खपत होना भी जरूरी है, उसका उपभोग होना भी जरूरी है। लेकिन इस व्यापक उपभोग को बनाए रखने के लिए क्या जरूरी था? आमदनी। और वो आमदनी कैसी होनी चाहिए? काफ़ी हद तक ज़्यादा होनी चाहिए और स्थिर भी होनी चाहिए। यदि रोजगार अस्थिर हुए तो आय स्थिर नहीं हो सकती है, और स्थिर आय के लिए रोजगार का होना भी जरूरी है। ठीक है, और आर्थिक स्थिरता केवल सरकारी हस्तक्षेप के जरिए ही सुनिश्चित की जा सकती थी। और दूसरा सबक था कि बाहरी दुनिया के साथ आर्थिक संबंध बनाए रखना। पूर्ण रोजगार का लक्ष्य केवल तभी हासिल हो सकता है जब सरकार के पास पूंजी, श्रम और की आवाजाही को नियंत्रित करने की ताकत उपलब्ध हो। समझ रही हो ना कि हमें दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंध भी बनाए रखने हैं, तभी हमारे पूर्ण रोजगार का लक्ष्य हासिल होगा। और ये हासिल कब होगा? जब सरकार के पास वस्तुओं, पूंजी और श्रम की आवाजाही, यानी कि आदान प्रदान, आयात निर्यात को नियंत्रित करने की ताकत भी उपलब्ध हो। संक्षेप में जाए तो युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार बनाए रखना। इसी फ्रेमवर्क में 1944 में अमेरिका में स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में
सहमति जताई गई। ये क्या था ये ब्रेटन वुड? सदस्य देशों के विदेशी व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रेटन वुड सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई और युद्धोत्तर निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने के तहत अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसे हम आम तौर पर विश्व बैंक कहते हैं, को ब्रेटन वुड्स संस्थान या ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी कहा जाता है, यानी कि ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है। और इसी आधार पर युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को अक्सर ब्रेटन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है। अब आप इससे समझिए कि ब्रेटन वुड्स व्यवस्था क्या थी कि जो युद्धोत्तर खर्च हुए थे, ठीक है, उस खर्चे की भरपाई कैसे की जाए और आर्थिक व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ बनाया जाए, इसी के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया। इस फ्रेमवर्क को क्या नाम दिया गया? ब्रेटन वुड्स। और इसी के तहत ही बच्चों IMF की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। जो विश्व बैंक और IMF बैंक था, इसने 1947 में औपचारिक रूप से काम करना शुरू कर दिया था और इन संस्थानों की निर्णय प्रक्रिया पर पश्चिमी औद्योगिक देशों का नियंत्रण रहता है। अमेरिका विश्व बैंक और IMF के किसी भी फैसले को वीटो कर सकता है। जो ये अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था और राष्ट्रीय मुद्राओं और मौद्रिक व्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली संस्था है। ब्रेटन वुड व्यवस्था है जो निश्चित विनिमय दरों पर आधारित होती थी कि इसमें निश्चित कर दिया जाता था कि क्या होने वाला है। इस व्यवस्था में जो राष्ट्रीय मुद्राएं थी, जैसे भारतीय मुद्रा है, रुपये और डॉलर के साथ साथ एक निश्चित विनिमय दर से जुड़ा हुआ था। जैसे कि $1 के बदले कितने रुपए देना है ये स्थिर रहता था, निश्चित नहीं होता था। और डॉलर का मूल्य सोने से भी बंधा हुआ था, यानी कि $1 की कीमत 35 ओंस सोने के बराबर निर्धारित की गई थी। ठीक है, अगला पॉइंट आता है आपका प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था ने पश्चिम औद्योगिक राष्ट्र और जापान के लिए व्यापार तथा आय में वृद्धि के एक अप्रतिम युग का सूत्रपात कर दिया था। 1950 से लेकर 1970 के बीच विश्व व्यापार की विकास दर सालाना 8% से भी ज़्यादा रही थी। इस दौरान वैश्विक आय में लगभग 5% दर की वृद्धि हो रही थी और यह विकास दर भी कमोबेश स्थिर ही थी। इसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आए थे। इन दशकों में जो तकनीक और उद्यम का विश्व व्यापारी प्रसार हुआ, विकासशील देश विकसित और औद्योगिक देशों के तक पहुंचने की होड़ में जी तोड़ मेहनत कर रहे थे और इसीलिए उन्होंने आधुनिक तकनीक से चलने वाले संयंत्रों और उपकरणों के आयात पर बेहिसाब पूंजी का निवेश किया था। यानी कि अपने देश को विकसित देशों के साथ लाने के लिए उन्होंने जो संयंत्र आधुनिक तकनीक से संबंधित थे उनमें निवेश किया। अगला पॉइंट आता है जो औपनिवेशीकरण और समतलता। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद दुनिया का एक बहुत बड़ा यूरोपीय औपनिवेशिक शासन के अधीन था। एक बहुत बड़ा भाग था जो यूरोपीय औपनिवेशिक शासन के अधीन था। अगले 2 दशकों में एशिया और अफ्रीका के ज़्यादातर उपनिवेश थे जो वो स्वतंत्र और स्वाधीन राष्ट्र बन चुके थे, लेकिन ये सभी देश गरीबी और संसाधनों की कमी से जूझ रहे थे। उनकी जो अर्थव्यवस्था थी और जो समाज था, लंबे समय तक जो औपनिवेशिक शासन रहा था उसके कारण अस्त व्यस्त हो चुका था। IMF और विश्व बैंक का गठन तो औद्योगिक देशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया था। ये संस्थान तो भूतपूर्व उपनिवेशों में गरीबी की समस्या और विकास की कमी से निपटने में दक्ष नहीं थे। कौन
कौन से संस्थान? IMF और विश्व बैंक। ये क्या नहीं थे? जो उपनिवेश थे, इनकी गरीबों की जो समस्या थी या जो उपनिवेशों में विकास की कमी थी, उसको निपटने में दक्ष नहीं थे। लेकिन जिस प्रकार यूरोप और जापान ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्गठन किया था, उसके कारण ये देश IMF और विश्व बैंक पर बहुत निर्भर नहीं थे। इसी कारण 50 के दशक के आखिरी सालों में आकर ब्रेटन वुड जो संस्थान थे, विकासशील देशों पर ज़्यादा ध्यान देने लगे थे। और औपनिवेशीकरण के बहुत साल बीत जाने के बाद भी बहुत सारे नव स्वाधीन राष्ट्र जो बने थे, उनकी अर्थव्यवस्थाओं पर भूतपूर्व औपनिवेशिक शक्तियों का ही नियंत्रण बना रहा था। जो देश ब्रिटेन और फ्रांस के उपनिवेश रह चुके थे, जहाँ कभी उनका राजनीतिक प्रभुत्व रह चुका था, वे अभी भी वहाँ के महत्वपूर्ण संसाधनों को छोड़ने के पक्ष में नहीं थे। और कई बार तो अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी विकासशील देशों के प्राकृतिक संसाधनों का बहुत कम कीमत पर दोहन करने लगते थे। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, ब्रेटन वुड्स व्यवस्था का समापन और वैश्वीकरण की शुरुआत। सालों की स्थिर और तेज वृद्धि के बावजूद भी युद्धोत्तर दुनिया में सब कुछ सही नहीं चल रहा था। 60 के दशक में ही विदेशों में अपनी गतिविधियों की भारी लागत ने अमेरिका की वित्तीय और प्रतिस्पर्धा क्षमता को कमजोर कर दिया था। अमेरिकी डॉलर अब दुनिया में पहले की तरह सम्मानित और निर्विवाद नहीं रह गया था। जो सोने की तुलना में डॉलर की कीमत गिरने लगी थी। अतः ये जो स्थिर विनिमय दर थी, वो विफल हो गई और उसका स्थान प्रवाहमयी यानी कि अस्थिर विनिमय दर ने ले लिया था। 70 के दशक के मध्य में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में बहुत भारी बदलाव आया था। अब तक विकासशील देश कर्जे और विकास संबंधी सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की शरण ले सकते थे, लेकिन अब उन्हें पश्चिमी व्यावसायिक बैंकों और निजी ऋणदाता संस्थानों से कर्ज न लेने के लिए बाध्य किया जाने लगा था और विकासशील विश्व में समय समय पर कर्ज संकट पैदा होने लगा था, जिसके कारण आय में गिरावट आ जाती थी और गरीबी बढ़ने लगती थी। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में बच्चों ये समस्या सबसे ज़्यादा दिखाई देने लगी थी। औद्योगिक विश्व भी बेरोजगारी के जाल में फंसने लगा था। 70 के दशक में तो बेरोजगारी तेजी से बढ़ने लगी थी। 90 के दशक के जो आरंभिक वर्ष थे, वहाँ तब उनमें काफ़ी बेरोजगारी रही थी उन वर्षों में। चीन में 1949 की क्रांति के बाद जो वहाँ की अर्थव्यवस्था थी, वो बिल्कुल ही अलग थलग थी। चीन जैसे देशों में वेतन तुलनात्मक रूप से कम थे। फलस्वरूप विश्व बाजारों में अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने वहाँ जमकर निवेश करना शुरू कर दिया और चीनी अर्थव्यवस्था में अल्प लागत चीनी अर्थव्यवस्था की अल्प लागत अर्थव्यवस्था थी, खासतौर से वहाँ के कम वेतनों का ही नतीजा है। अब उद्योगों को कम वेतन ले जाने से वैश्विक व्यापार और पूंजी के प्रभाव पर भी बहुत असर पड़ा था। पिछले 2 दशक में भारत, चीन और ब्राज़ील जैसे देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भारी बदलावों के कारण दुनिया का आर्थिक भूगोल पूरी तरह से बदल गया।